हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। यहाँ पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो बात की जाए, आप क्या पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं और इन 2 लेक्चर्स की बात की जाए कि क्या क्या पढ़ा है। पहले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनीशन, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट और रेट एक्सप्रेशन के रूल, ये ख़त्म हुआ था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। सारे फैक्टर्स आपको बताए थे और उसमें से कंसंट्रेशन फैक्टर को एलेबोरेट करना शुरू किया था। वहीं पे हम लोगों ने हेडिंग डाली थी टर्म्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर। ऑर्डर पर रेट कांस्टेंट की यूनिट, वेरिएशन ऑफ रेट विद कंसंट्रेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। कंसंट्रेशन टर्म को ही आज भी इलेबोरेट करना है। काफ़ी लंबा चलने वाला है ये टॉपिक, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग में कंसंट्रेशन वाला फैक्टर काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो डालेंगे हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। देखिए, जो हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन लिया था बस उसी को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेंगे हम लोग। बेटा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को हम 2 बार में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग से डेरिवेशन पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो मैथमेटिकल लोचा है। वहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो आपने पढ़ी रखा होगा। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो निकल के आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे आपने ये पढ़ा है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी तो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन आएगा और बाकी कोई भी ऑर्डर हो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन आएगा। तो हम 2 इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर का और एक अदर ऑर्डर्स के लिए। तो सबसे पहले हम अदर ऑर्डर्स वाला इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और वैसे देखा जाए तो आपके सिलेबस में केवल 2 ही हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर है और एक 0 ऑर्डर है। तो हम अदर्स वाला आपको पढ़ा देते हैं और अदर्स वाले के अकॉर्डिंग आप 0 ऑर्डर भी फाइंड कर लेंगे। तो उसमें 0 ऑर्डर को हम इलेबोरेट कर लेंगे और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके यहाँ आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला हम कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू n है और साथ में आपको बता दें n इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे n 1 के बराबर नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो देखिएगा, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब समय 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन A0 थी और जब टाइम पहुंच गया किसी t वैल्यू पे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होकर के A हो गई। अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं माइनस, आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, एट टाइम t ले लिया हमने, एट टाइम t। तो जो रेट होगा, रेट क्या होगा बेटा? रेट होगा माइनस dA ओवर dt। t टाइम पे
ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में हमने चेंज दिखाया, माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हम रिएक्टेंट के टर्म में ले रहे हैं। ये प्रोपोर्शनल टू टी टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर n। ध्यान दें, माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर n। आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। dt को हम उधर ले जाएंगे, माइनस को भी हम उधर ले जाएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा dA अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू माइनस के dt। आगे ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, और जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इनडेफिनिट है। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे, इसको पहले ले लेते हैं, इंटीग्रेशन आएगा a की पावर माइनस n इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस के और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ध्यान दें, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, हमने आपको फार्मूला बताया ही था, क्या फार्मूला था? फार्मूला था अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n इंटू डी एक्स का, तो निकल के आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो फिलहाल यहाँ तो माइनस n है ना, तो प्लस वन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये निकल के आएगा a की पावर n प्लस वन यानी 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस हमने यहां पर i एक कांस्टेंट लिया जो कि होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये फार्मूला आप लोग अलग से नोट कर लेना। इनफैक्ट फार्मूला आप जो इंटीग्रेशन का नोट करना, वैसे तो ये मैथ्स का है, फिजिक्स वाले हैं पढ़ाते ही हैं, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन का फार्मूला अलग से नोट करना। x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आता है, लेकिन n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अगर x की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स होता है तो इसकी वैल्यू आती है ln x। ये आप याद रखें, बस ये दो फार्मूले याद रखें, काइनेटिक्स में इनकी ही जरूरत पड़ेगी, ये आप अलग से नोट कर लें। कंटिन्यू करते हैं इसको। इंटीग्रेशन इसका जब हमने किया था तो ये आया था निकल के, ठीक है, राइट। ये हो गया, प्लस वन कर दिया, नीचे भी आ जाएगा वही, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब देखिए हमें आई की वैल्यू को ढूंढ के यहां पर पुट करना है। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जब टी जीरो होगा तो हम ए की जगह क्या रखेंगे? ए नॉट रखेंगे, क्योंकि टाइम जब जीरो था तो ए की जगह क्या आया था? ए नॉट। तो क्या बन जाएगा बेटा? ए नॉट 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी जीरो रखा है तो ये टर्म गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू आई होगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दें, आई ये है, तो ए की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां पर आएगा आई की जगह प्लस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। ये के टी इधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू बनेगा ए नॉट की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, माइनस में आएगा ये उधर जाके, ए की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। बेटा एक काम हम करें, अगर हम
इसको बदल दें, यहां माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो KT इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो ये इधर देखिए, इधर हमने माइनस लिया, माइनस यहां पर भी माइनस लिया, जब दोनों जगह माइनस साइन लिया तो ये टर्म पॉजिटिव में हो जाएगा और इधर 1 माइनस n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा एक बार आराम से। अगर माइनस को हम कॉमन लेते हैं, यहां माइनस लिया, ये माइनस में हो गया, यहां माइनस लिया तो ये प्लस में आ जाएगा, और इधर नीचे की तरफ चेक करिए तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, a की पावर 1 माइनस n अपॉन n माइनस 1, और ये माइनस में हो जाएगा a नॉट की पावर 1 माइनस n अपॉन n माइनस 1। या अगर आपको ये टफ पड़ रहा है तो एक काम और कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने 1 अपॉन 1 माइनस n को कॉमन ले लिया। अगर ये हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a नॉट 1 माइनस n माइनस a 1 माइनस n। अभी तो समझ में आ रहा होगा। अब माइनस साइन को लिया हमने कॉमन, तो यहां उल्टा हो जाएगा और यहां उल्टा 2 बार हो जाएगा, तो KT इज इक्वल टू आएगा निकल के 1 अपॉन n माइनस 1। अब क्या करते हैं, ये यहां पर हो गया a की पावर 1 माइनस n माइनस a नॉट की पावर 1 माइनस n। ध्यान दें k इज इक्वल टू, ये यहां पर बनेगा 1 अपॉन Tn माइनस 1, और अगर हम 1 माइनस n की जगह n माइनस 1 करें तो 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है फॉर nth ऑर्डर। अगर आप इसको ना भी पढ़ें तब भी काम चल जाएगा। आप चाहें डायरेक्टली जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लें। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तब तो आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इसको ना पढ़ें। ये हमने आपको nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताया। इलेबोरेट हम केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को ही करेंगे। जो हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इलेबोरेट करेंगे वो आप nth ऑर्डर के लिए भी इलेबोरेट कर सकते हो। ध्यान देना, अगर हम यहां पर डायरेक्टली कहते कि ऑर्डर कितना है, 0 है, आप बहुत आसानी से निकाल लेते। देखो ध्यान से, तरीका वही रहेगा। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, अगर आप केवल 12th के लिए जा रहे हैं तो ये जो nth ऑर्डर के लिए ड्राइव किया है इसे आप भूल जाएं, ये आपके काम का है ही नहीं। अगर आप केवल जीरो ऑर्डर के लिए जा रहे हैं तो देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू 0 हमने लिखा, हमने यहां पे एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट टाइम 0 पर, कंसंट्रेशन हमने A नॉट मान ली। जब टाइम T पे पहुंच गया कंसंट्रेशन A हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से रेट क्या होगा, T टाइम पे माइनस dA ओवर dt इज इक्वल टू A की पावर क्या आएगी, यहाँ पर ये K कांस्टेंट आ जाएगा, A की पावर 0 आएगी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो देखो माइनस dA इज इक्वल टू, माइनस भी अगर हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, K dt। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये dA का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन। ध्यान दें dA का इंटीग्रेशन माइनस साइन भी होगा, माइनस के, dA का इंटीग्रेशन आ जाएगा A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस एक यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आएगा, इक्वेशन नंबर 1।
फिर हम क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर a की जगह हम क्या रखेंगे, a नॉट। जब हम ऐसा करेंगे देन क्या आएगा निकल के, a नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह 0 रखोगे, ये टर्म चला जाएगा, i हो जाएगा, ये 2 हो गई, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, a ऐसे ही रखा हमने इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या रख दिया, a नॉट, के टी को यहाँ ले आइए, तो के टी इज इक्वल टू होगा, इस इक्वेशन में पुट की थी वैल्यू, के टी इज इक्वल टू होगा a नॉट माइनस a और k इज इक्वल टू होगा a नॉट माइनस a अपॉन t। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो जो केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं 12th के लिए, वो केवल इसको देखें डायरेक्टली, और जो इंटरेस्टेड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो इससे पहले जो मैंने nth ऑर्डर कराया था, और nth ऑर्डर का क्या निकल के आया था, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये निकल के आया था, और यहां से आप किसी भी ऑर्डर का फाइंड कर सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। जैसे मान लो आपको जीरो ऑर्डर का निकालना है, तो k इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 1 अपॉन t हो गया, n कितना हो गया 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का मतलब कितना हुआ -1, यानी ये कैसा हो गया माइनस में। अब नीचे देखो 1 अपॉन 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, a की पावर -1, यहाँ क्या आएगा -1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1, मतलब क्या हुआ a नॉट की पावर -1। ध्यान दें k इज इक्वल टू -1 अपॉन t, -1 है तो ऊपर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या बना a माइनस a नॉट, ध्यान दिया ना, इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा a नॉट माइनस a अपॉन t, तो वही आ जाएगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, और अगर केवल बोर्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से फाइंड कर लेना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आप इस तरीके से फिर से एक बार देख लें, ऑर्डर अगर जीरो है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, टाइम जब जीरो था तो कंसंट्रेशन a नॉट थी, टाइम जब किसी t वैल्यू पे पहुंचा तो कंसंट्रेशन a हो गई, एट टाइम t रेट कितना होगा माइनस dA ओवर dt, ये क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या आएगा k, बाद में इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया निकल के कुल मिला के। तो ये जीरो ऑर्डर का हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का तो आपको अलग पढ़ाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए, इसके नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, कॉम्पिटिटिव वाले आप भले ही ना बनाएं, बोर्ड वाले तो आपको बनाने ही हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, और सबसे पहले हमने किसका पढ़ा, आप यूं मान लें फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सबका पढ़ा, या आप यूं मान लें बोर्ड वाले कि हमने जीरो ऑर्डर का पढ़ा। तो जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, ये निकल के आया है k इज इक्वल टू a नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t अपॉन क्या होगा t। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर हो गया। अब हम यहीं पे हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे भाई जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर में ये बात आपको पता है जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन की पावर क्या आती है यहां पर 0, यानी रेट इज इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे क्या आएगा k, कंसंट्रेशन की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन फैक्टर, मोर ओवर
रेट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। समझ में आया बेटा आपको ये? यस, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि भाई जीरो ऑर्डर का मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे आप शुरू में ज़्यादा लें, 10 मोलर ले लें, चाहे आप 1/10 मोलर ले लें, रेट उतना ही रहना है रिएक्शन का। ऐसा क्यों होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में बात करेंगे उसकी हम। लेकिन थ्योरी यही कहती है कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कैसा होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। नंबर 2, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट देनी पड़े, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बता रहा हूं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी यूनिट ऑफ रेट के। ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 3, देखो एक इक्वेशन आई थी निकल के। इक्वेशन थी जब हम जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव कर रहे थे, तो बीच में एक इक्वेशन आई थी निकल के, आप ध्यान देना। A इज इक्वल टू -KT प्लस A0, ये इक्वेशन आई थी। अगर इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c मतलब लीनियर इक्वेशन कंसीडर करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। y एक्सिस पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस पे क्या आएगा? t फॉर यहां पर क्या है? ये टाइम, टेम्परेचर नहीं है। और स्लोप आपको दिख रहा है, m कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऑब्ट्यूज एंगल के साथ आएगा, बजे क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो यहां का जो स्लोप है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ k। अच्छा, स्लोप होता क्या है ये तो आपको पता ही होगा, tan थीटा होता है, माइनस k के बराबर है। और यहां से लेकर यहां तक जो इंटरसेप्ट होता है, जिसे हम लोग c बोलते हैं, c किसके बराबर है? c यहां पर A0 के बराबर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे, आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो आए ही आए हैं, बोर्ड में भी आए हैं क्वेश्चंस, कि जीरो ऑर्डर के लिए हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया, बताइए स्लोप किसके बराबर होगा? तो आपको वहां पर पता होना चाहिए स्लोप किसके बराबर होता है? -k। और इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? जो बाई एक्सिस पे होगा उसी में नॉट लग जाएगा, ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ। ऐसे ही कुछ और ग्राफ बन सकते हैं। रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब बस ये मान लो हमने इस एक्सिस पे रेट ले लिया, ये हमें यहीं पहले पॉइंट पे ही बना लेना चाहिए था। इस एक्सिस पे रेट ले लिया, इस एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ले ली। भाई कंसंट्रेशन 0 होगी तब थोड़ी ना रिएक्शन चलेगी, कंसंट्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू हमने ले ली। तो रेट इतना था, और कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते जाओगे तब भी रेट कितना होगा? रेट उतना ही रहेगा। ऐसा होता है। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर लेंगे, 3 हो गए। 4th होगा हमारा हाफ लाइफ। बेटा जी, हाफ लाइफ का मतलब होता है, इसको हम दिखाते हैं। पहली बात तो T और यहां पर सब स्क्रिप्ट में लगा होता है हाफ। हाफ लाइफ क्या होता है पहले समझ लो। मान लीजिए इनिशियली हमने रिएक्टेंट के 5 मोल लिए थे, 5 मोल से 2.5 मोल तक जाने में, मतलब आधे डिसअपीयर हो जाएं या आधे बच जाएं, बात तो वही है। आधी अमाउंट डिसअपीयर हो जाने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब क्यों पढ़ते हैं हाफ लाइफ? जब आप ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ोगे तब आपको इसका सिग्निफिकेंस पता लगेगा कि हम हाफ लाइफ क्यों पढ़ते हैं। तो एक टर्म हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में आप लिखोगे बाकायदा, यहां पर पहले आप लिखोगे इट इज द टाइम पीरियड इन विच हाफ अमाउंट ऑफ इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट डिसअपीयर हो जाती है। तो हाफ लाइफ यहां पर होगी कितनी? अगर आप t की जगह, टाइम की जगह t हाफ लेते हैं, तो जो a बची हुई अमाउंट है आफ्टर टाइम t वो कितनी होगी? वो इनिशियल की आधी हो जाएगी। देन आप फ्रॉम, ये आपने पढ़ी रखा है, k इज इक्वल टू क्या होता है? A0 माइनस a अपॉन t।
K इज इक्वल टू हो जाएगा A नॉट माइनस A नॉट अपॉन 2 अपॉन T की जगह क्या रखेंगे हम, T हाफ। तो ध्यान दें ये कितना बचेगा, ये A नॉट अपॉन 2 बचेगा, तो T हाफ जो वैल्यू हो जाएगी वो A नॉट अपॉन 2K के बराबर होगी। ये भी आपको याद रखना होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 4 चल रहा है, पॉइंट नंबर 4 में हमें अब जब ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके बाद, तो यहां पे हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जो हाफ लाइफ होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि 2 कांस्टेंट K कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल आएगी, इनिशियल अमाउंट के प्रोपोर्शनल आएगी। अगर इस एक्सिस पे हमने A नॉट लिया और इस एक्सिस पे हमने हाफ लाइफ ली, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अगर आप इनिशियल अमाउंट बढ़ा दोगे तो आपको दिख रहा है जो हाफ लाइफ होती है वो बढ़ जाएगी। ये और जीरो ऑर्डर में एक 5th पॉइंट आप कंप्लीट करके लिखो, समझाएंगे उसका मतलब क्या है। लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम। इन अलग रखिएगा, फाइनाइट अलग रखिएगा, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा मीनिंग। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम, फुल स्टॉप के बाद। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपीयर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपीयर्स इन इक्वल टाइम। और चाहो तो एक ग्राफ भी आप बना लो, ये रेट है, ये टाइम है। रेट टाइम के साथ बदलता नहीं है भाई, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी, बट रेट नहीं घटेगा। जीरो ऑर्डर का रेट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं एक बार आपको रिवीजन कराता हूँ कि जीरो ऑर्डर में आपको करना क्या क्या है। थोड़ा ये अजीब टाइप का है सब कुछ, तो आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर आपका अगर क्लियर है, उसके बाद जो हमने आज हेडिंग डाली है वो डाली है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अगर आप केवल एकेडमिक एस्पायरेंट हैं तो उस केस में सबसे पहले हमने जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, जीरो ऑर्डर के लिए। कभी भी आपसे ड्राइव नहीं करवाया जाता है तो एक तो आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इसमें याद करेंगे, पहला पॉइंट। ये याद करने के लिए बता रहे हैं, नोट्स तो आप बना ही चुके होंगे। याद क्या क्या करना है वो आप चाहें हाईलाइट कर लें कि एक आपको K इज इक्वल टू A नॉट, A नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट माइनस A मतलब रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टाइम T। ये एक्सप्रेशन होता है जीरो ऑर्डर का। एक बात ये, दूसरी बात, हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन होता है वो निकल के आता है A नॉट अपॉन 2K। और कुछ बातें आपको बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर में रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। इनिशियली आप कोई भी अमाउंट लें रिएक्टेंट की, लेकिन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन अगर है तो रेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये तो ये याद रख सकते हैं। और याद रखने वाली चीज़ें, भाई टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है लेकिन रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोरोवर हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एक इक्वेशन हमने बताई थी, ये चाहे आप इक्वेशन याद रखें या आप ग्राफ याद रखें, A इज इक्वल टू निकल के आया था माइनस KT प्लस क्या हुआ करता था A नॉट। तो यहाँ से हमने एक ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा ग्राफ आया था। यहाँ पर हमने लिया था A को, इस एक्सिस पर हमने टाइम को लिया था। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट था C वो A नॉट के बराबर था, और यहाँ का जो स्लोप था M वो माइनस K के बराबर था। ये आप याद रखेंगे, बाकी जीरो ऑर्डर से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब बात आती है कि कोई रिएक्शन कैसे जीरो ऑर्डर की हो सकती है, बताते हैं आपको, ये भी समझ लेते हैं। आखिर कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड क्यों नहीं करता है?
बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया डिकम्पोज होती है 2NH3, सॉलिड कैटलिस्ट होता है, यहां पर मॉलिब्डेनम होता है, N2 + 3H2। पहले आप लिखें इसको एग्जाम्पल में, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। इक्वेशन लिखें, नीचे पहले एक लाइन लिखें, फिर हम समझाते हैं आपको। लाइन में आप लिखिएगा एट लो प्रेशर ऑफ अमोनिया, एट लो प्रेशर ऑफ अमोनिया रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, but at high pressure of ammonia, reaction is of zero order, but at high pressure of ammonia reaction is of zero order। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। देखो रिएक्शन ये चलती कैसे है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे हो सकती है। बेटा जी रिएक्शन ऐसे चलती है, ये कैटलिस्ट होता है इस तरीके से, आपने सुना होगा कैटलिस्ट की सरफेस पे ये कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। सॉलिड कैटलिस्ट है ये, इसको हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे क्योंकि ये गैसेस हैं, ये गैस है और ये क्या है, ये सॉलिड है। तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे करके अटैच हुआ, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर अटैच हुआ। जब मॉलिक्यूल्स पास आए तो एक टर्म आगे आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आए तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ N2 + 3H2 का, राइट। ऐसे रिएक्शन चल रही थी, मॉलिक्यूल्स को पास आना पड़ रहा था, ये मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे थे। कैटलिस्ट जो सॉलिड है हमारा, ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स हैं उन पर एड्सॉर्ब हो रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी घट रही थी। आप चाहें तो लिख सकते हैं रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखना हम बताएंगे। जब अमोनिया का प्रेशर लो है, मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम है, तो अमोनिया कम है, एक्टिव साइट्स अभी भी क्या हैं, फ्री हैं, एक्टिव साइट्स अभी भी फ्री हैं। अमोनिया का प्रेशर कम है, इसका मतलब अमोनिया कम है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कम हैं, एक्टिव साइट्स बहुत सारी फ्री होंगी। और अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोर अमोनिया विल अटैच ऑन एक्टिव साइट्स, मोर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल टेक प्लेस। मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई और डिकम्पोजिशन का रेट क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ गया, यानी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमोनिया की कंसंट्रेशन के। लेकिन जब अमोनिया का प्रेशर होता है हाई, बहुत अमोनिया है यहां पर पहले ही, तो अमोनिया जब बहुत ज़्यादा है तो सारी की सारी एक्टिव साइट्स इंगेज हो जाती हैं, अमोनिया से सब इंगेज हो चुकी हैं यहाँ पर। जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स इंगेज हो गई और रिएक्शन चल रही है अपने एक रेट से, अमोनिया जब ये हटेगी, अमोनिया के सैकड़ों मॉलिक्यूल्स लाइन में लगे हुए हैं, वो अटैच होंगे, तब जाके रिएक्शन चलेगी। और फिर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे हो वहाँ पे, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल तो पहले से ही एक्सेस में है यहाँ पे। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्या वो और अटैच हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि एक्टिव साइट्स फ्री नहीं है। तो यहाँ पर जब प्रेशर ऑफ अमोनिया हाई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने लगता है किस पर, एक्टिव साइट्स पे। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाती है, जीरो ऑर्डर की। एक्टिव साइट्स पे मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट्स वाई जीरो ऑर्डर। अमोनिया बढ़ाओगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, बट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा।
तो अगर आपको लिखना हो तो आपने एक लाइन पहले क्या लिखी थी, एट लो प्रेशर ऑफ अमोनिया रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, बट एट हाई प्रेशर ऑफ at low pressure of ammonia reaction is of first order, but at high pressure of ammonia reaction is of zero order. तो आप क्या बताएंगे इसमें, हमने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है, when pressure of ammonia is low, या इस तरीके से decomposition of ammonia takes place through the adsorption of ammonia molecules on adsorption sites of catalyst. When pressure of ammonia is low, there are many free active sites. When concentration of ammonia is increased, more ammonia attach with active sites of catalyst and more the decomposition of ammonia takes place. Hence rate of reaction increases and reaction is of first order. But at high pressure of ammonia, all active sites of catalyst are already engaged. On increasing concentration of ammonia, there is no effect on rate of decomposition of ammonia. Hence reaction is of zero order. इसके लिए एक अलग तरीके का वो दिया जाता है रेट का एक्सप्रेशन, भाई ना ही जीरो ऑर्डर है ना ही फर्स्ट ऑर्डर है, तो बस अलग तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया गया। ऐसे बोला गया K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट K1 अमोनिया अपॉन K2 प्लस अमोनिया, ये दिया जाता है, इसको याद रखना होगा। अब हम कहेंगे पहला केस ये, व्हेन प्रेशर ऑफ अमोनिया इज लो, अगर प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसा है, कम है, प्रेशर ऑफ अमोनिया अगर कम है तो हम कहेंगे K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है किससे, अमोनिया से, तो देन तो K2 प्लस अमोनिया को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम K2 मान लेते हैं। तो इस केस में रेट क्या निकल के आएगा, K1 और ये अमोनिया और नीचे क्या होगा K2, दैट इज भाई K1 एक कांस्टेंट, K2 एक कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, रेट इज इक्वल टू K अमोनिया, यानी ये कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। और दूसरे केस में आप बताएंगे व्हेन प्रेशर ऑफ अमोनिया इज हाई, अगर अमोनिया का प्रेशर हाई है तो K2 की वैल्यू बहुत छोटी पड़ जाती है अमोनिया की कंसंट्रेशन से, तो ऐसे केस में देन हम क्या करेंगे, K2 प्लस अमोनिया इज इक्वल टू हम मान लेंगे अमोनिया। जब हम ऐसा करेंगे तो इस केस में तो क्या करेंगे इस केस में, जब हमने K2 प्लस अमोनिया को अमोनिया मान लिया तो रेट इज इक्वल टू आएगा K1 अमोनिया और K2 तो हट जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे भी होगा अमोनिया, तो ये हो गया कैंसिल। तो रेट आगे देखेंगे, रेट किसके बराबर आएगा, K1, K1 का मतलब कैसा हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, जीरो ऑर्डर, इस तरीके से। तो ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है, आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका कि यहाँ पर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की क्यों होती है। अच्छा, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में HCl का बनना, यहाँ पर जो रेट होता है वो इन पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी जीरो ऑर्डर का ही एग्जांपल है। रेट डिपेंड करता है सनलाइट पे, इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये जीरो ऑर्डर को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आप इस वीडियो लेक्चर को ठीक से देखें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 2 बार देखें, नोट्स बनाएं और
कॉन्सेप्ट्स के साथ केमिस्ट्री को एंजॉय करें। केमिस्ट्री को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए चाहे ऑर्गेनिक। आप सब्सक्राइब करिए, ट्यून्ड रहिए और केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट्स के साथ एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।